भारत से दो पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात कर लेते हैं अब बीजेपी की, जो भले ही विधानसभा चुनाव को सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कर रही है, लेकिन उसका फाइनल प्लान क्या है ये फिलहाल पर्दे के पीछे है। क्योंकि बीजेपी ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में उन नेताओं को टिकट दे दिया है जो या तो मौजूदा सीएम हैं या फिर सीएम के लिए प्रदेश के सबसे बड़े चेहरों में शुमार हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर सीहोर जिले की बुधनी सीट से टिकट दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह अपनी परंपरागत सीट राजनांदगांव से फिर से चुनावी मैदान में हैं। और जिन वसुंधरा राजे को लेकर वेटिंग लिस्ट की बात कही जा रही थी, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था, उन्हें भी आखिरकार टिकट दे दिया गया है। वो झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल, और ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण, भाई महारथियों को टिकट दे दिया गया है तो सीएम फेस पर मुसीबत विकट है क्या? ये वो सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आप, महारथियों को टिकट दे दिया तो सीएम फेस पर मुसीबत विकट। सांसदों को, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल, संशय, सीएम के चेहरे को लेकर सामूहिक नेतृत्व वाली रणनीति क्या कह रही है? रामकृपाल जी देखिए, मैं तो इसको, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसको गुटबाजी रोकने की एक बहुत अच्छी टैक्टिक्स के रूप में लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था 2014 के बाद आप देखिए, पहला चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद हरियाणा में हुआ, कहीं भी कोई चेहरा नहीं था। यहाँ भी देखिए इन्होंने, अब देखिए वसुंधरा जी को भी उन्होंने टिकट दे दिया है, उधर शिवराज सिंह को भी टिकट मिला हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी सीनियर हों जूनियर हों, सब जो वो गुट थे, सबको ये उम्मीद रहेगी कि शायद मैं बन जाऊं। तो इससे क्या होगा कि एक चेहरा होने से गुटबाजी होने के ज्यादा चांसेस थे। अगर वसुंधरा राजे जी को भी आगे कर देते, आप जो बात कह रहे हैं विनोद जी, गुटबाजी रुकेगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है जो सत्ता का जब केंद्रीकरण होता है पार्टियों में, तो चेहरा न देने की बात चलती है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कांग्रेस कोई चेहरा नहीं देती थी, और इंदिरा गांधी ने कभी किसी मुख्यमंत्री को 5 साल रहने नहीं दिया, क्योंकि जो नेता लंबा रह जाता था वो नेता बन जाता है। ये जो चेहरे दिए गए भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी और अडवाणी जी के जमाने में दिए गए, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, उमा भारती, येदुरप्पा, ये सारे उस जमाने में दिए गए। मोदी जी के जमाने में रामपाल जी सही कह रहे हैं, कोई चेहरा देने की परंपरा ही नहीं रही। न महाराष्ट्र में दिया गया, न हरियाणा में दिया गया, न झारखंड में दिया गया, न यूपी में दिया गया, न कर्नाटक में दिया गया। और जो 2018 में चेहरे थे भी, वो पहले के चेहरे थे, क्योंकि इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे, इसलिए मजबूरी के चेहरे बने हुए थे। और ये चुनाव अब तो मजबूरी का चेहरा भी नहीं है भाई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मजबूरी में भी चेहरा नहीं है पार्टी का, वहां भी सामूहिक नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। ये तब्दीली क्यों? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लेकर मैं आपको एक बात बता दूं, तीनों जगह मुख्यमंत्री जो थे, तीनों अपने जगह क्षेत्र के सबसे बड़े नेता, और सबको पहली सूची में कहीं नाम नहीं दिया गया। मतलब आप शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं, उनको पहली सूची में नाम नहीं दिया गया। पार्टी ने उन्हें बहुत स्पष्ट मैसेज कर दिया है कि अभी तक प्रदेश में आपकी तुति बोलती थी, आप जो बोलते थे प्रदेश में वो होता था। मध्य प्रदेश में शिवराज जो चाहते थे वो होता था, राजस्थान में वसुंधरा का दबदबा था, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का दबदबा था, क्योंकि 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे। इस बार पार्टी ने बता दिया है कि तीनों जगह हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, आप सबसे बड़ा चढ़ा नहीं रहोगे, केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, और विधायक किस तरह से चुन के आ रहे हैं, राजनीतिक परिस्थिति क्या बन रही है चुनाव के बाद, उसके हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी। और पार्टी ने इन्हें चुनावी से लड़वाया है। अगर राजस्थान के अंदर 125 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। अगर 100 और 102 पे रहती है और निर्दलीय का समर्थन लगता है, तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की लोकसभा तक मजबूरी होगी, जैसे कर्नाटक में येदुरप्पा को बना दिया था जब कांग्रेस से विधायक टूटकर चले गए थे। तो मुझे लग रहा है पार्टी अभी बैलेंस करके चल रही है। परिस्थितियां ऐसी अगर बनेगी, बहुत अनुकूल नहीं रहेगी केंद्र के हिसाब से, तो इन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकती है। और अगर स्पष्ट बहुमत, बहुत अच्छा बहुमत आ जाता है, तो जो बड़े नेता लड़ रहे हैं उसमें से किसी को बना देंगे, या ऐसे को भी बना सकते हैं जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसे भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बाद में उसे विधानसभा नहीं लड़ा, मतलब बिल्कुल, मतलब ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कि जो नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है, सरकार आने पर हो सकता है वो विधायक दल का नेता बने और बाद में उसके लिए कहीं से सीट खाली करके मध्य प्रदेश में तो फिर इस कैटेगरी में जो फिट बैठते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बचे, जो आप कह रहे हैं कि साहब जो चुनाव नहीं लड़ रहा है और उसको सीएम बना दिया जाए। और तो कोई मध्य प्रदेश में इतना बड़ा भी है, और भी नेता है जो मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नाम आता नहीं है ना सर एकदम से जहन में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बिल्कुल नहीं लड़े थे, नाम भी नहीं था उनका। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में तो हालात अलग है ना। यहाँ तो सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय महासचिव को, किस बड़े नेता को नहीं उतार दिया। और सेकंडली यहाँ तो ऑलरेडी सत्ता में है बीजेपी, यहाँ तो ऑलरेडी सिटिंग मेरे दिमाग में तो उत्तर प्रदेश की तो सिनेरियो अलग था जी। ये तीनों नेता 2018 में पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाए थे। ठीक है, 2018 में कांग्रेस ने तीनों नेताओं के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, हरा दिया, ये हार गए थे। अच्छा,
आला कमान इन तीनों नेताओं को पसंद नहीं करता है, ये भी हम लोगों को पता है। आला कमान इसकी घोषणा तो ना करेगा मैंने पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोगों को पता है कि इनको पसंद नहीं करता है। इसके बावजूद 5 साल गुजर चुके हैं, इन तीनों प्रांतों में, महत्वपूर्ण प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेतृत्व को खड़ा नहीं किया, किसी भी व्यक्ति की पीठ पे हाथ नहीं रखा, किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि कोई नया नेतृत्व खड़ा हो। इसके पीछे हम किस तरह इसकी व्याख्या करें? इसके पीछे धारणा यही हो सकती है कि नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं है कि क्षेत्रों में कोई नेतृत्व खड़ा हो। चाहना या फिर जरूरत ही नहीं है? जरूरत ही नहीं है। हाँ। उनके लिए वो विधानसभा का चुनाव होगा तब भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, लोकसभा का चुनाव होगा तब भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो ये भाजपा के अंदर क्षेत्रीय नेतृत्व की जो संभावनाएं हैं, उनका पूरी तरीके से हनन हो जाता है। ठीक है, देखिए मोदी जी की पूरी राजनीति में मुझे इंदिरा गांधी का मॉडल दिखता है। अच्छा। और अटल जी की राजनीति में मुझे नेहरू जी का मॉडल दिखता था। नेहरू जी राज्यों में नेतृत्व विकसित करते थे, खड़ा करते थे और वो पार्टी चलाएं। इंदिरा जी का था मैं जिता के लाती हूँ तो मैं तय करूंगी। मोदी जी खुद जिता के लाते हैं तो वो तय करेंगे। तो इसलिए वो जो नेताओं की जो शैली है मुझे काफ़ी उसमें सामने दिखता है। आप देखिए कोई गुजरात में कोई नेता नहीं चुना गया मोदी जी के बाद, किसी को नेता नहीं घोषित किया गया। आसाम में नहीं घोषित किया गया किसी को नेता, झारखंड में नहीं घोषित किया गया, बिहार में नहीं, कहीं भी किसी भी जहां बीजेपी 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बीजेपी के जमाने में जो चुनाव हुए हैं, इन 3 को छोड़ दीजिए, कर्नाटक में येदियुरप्पा थे फिर भी उनको घोषित नहीं किया गया था जो चुनाव हुआ 2013 में। और एक खास बात भी है, चुनाव हार भी जाए मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। वो चुनाव हार भी जाए मुख्यमंत्री तब भी उसे मुख्यमंत्री बनाना है। धामी जी बने ना, धामी जी को बनाया, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी बने, प्रसाद मौर्य को देखिए चुनाव हार गए उसके बाद लेकिन फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया। ठीक है, तो मतलब जो आलाकमान चाह रहा है वो कर रहा है, हार और जीत से परे। मैं आ रही हूँ सर, ऑर्गेनाइजर में कुछ भी लिखा जाता रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। एक और खबर बता देते हैं दर्शकों को। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें से 3 आप जानते हैं ऐसे राज्य हैं जिसे बीजेपी हर कीमत पर हासिल करना चाहती है, और यही वजह है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी बड़े प्लान के साथ मैदान में उतरी हुई है। तीनों राज्यों में कई मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। राजस्थान में भी 7 सांसद चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 4 सांसद जिनको टिकट दे दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 30 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए। राजस्थान में 8 विधायकों के टिकट कटे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 विधायक का टिकट काटा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के साथ मैदान में, यानी संदेश साफ है, सीएम को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। संदेश साफ है रामकृपाल जी कि जो आलाकमान चाहेगा इन राज्यों में वही होगा। यही संदेश है? बिल्कुल। देखिए एक जो बात अभी चल रही थी कि व्यक्ति या पार्टी, जैसे आप आलाकमान कहते हैं, मैं उसको इस रूप में कहूंगा कि पार्टी, कोई भी पार्टी होगी उसका एक अध्यक्ष होता है, सब कुछ होता है। देखिए एक बेसिक फर्क जो बीजेपी में आज से नहीं बहुत पहले से रहा है, जिसको जनसंघ कहिए, जनसंघ के जमाने से अगर जो बीजेपी में रूपांतरित हुई, कोई पार्टी में अगर कोई डिवीज़न नहीं हुआ तो वो बीजेपी जनसंघ है। उसका सिर्फ मूल्य रहा कि वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। याद कीजिए एक ज़माना था जब ये जाने जाते थे, विजया राजे सिंधिया जानी जाती थी और वाजपेयी जाने जाते थे, आडवाणी जी को कोई जानता नहीं था। मैं तो कम से कम उस दौर से हूँ। मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ आलाकमान महत्वपूर्ण है। मैं ही बता रहा हूँ कि देखिए मोदी जी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी की प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी, और हमारे मीडिया में भी होता है। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो दौर था जिसको अभी विनोद जी कह रहे थे, वो एब्रेशन पीरियड था। मैं बता रहा हूं। देखिए वाजपेयी जी भी ये मानते थे कि पार्टी बड़ी है। जनसंघ से लेकर के जो भी आए, नहीं सर, बात उसकी है ही नहीं, पार्टी तो हमेशा बड़ी है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रहा है कि जो रीजनल चेहरे हैं उनको जो कद जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा था उसको लेकर चर्चा। मैंने आपके साथ आपके चैनल पे एक बात कही थी कि देखिए कंबल और ये कूलर दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों की मार्केट है। लेकिन मनाली में कूलर नहीं बिकेगा, चेन्नई में कंबल नहीं। वो टैक्टिस क्या होती है किस समय? आप देखिए बीजेपी कोई चेहरा नहीं देख रही है, लेकिन जब उनको पता चल गया कि योगी पक्का लौट आएंगे,
योगी को न डिक्लेयर करने से नुकसान होगा, तो योगी को डिक्लेयर किया। मतलब सिर्फ मेरा विनिंग ये फॉर्मूला कहना है, है कि बीजेपी विनिंग फॉर्मूले पर चल रही है। आइए सर। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है विनिंग फॉर्मूले पे चलना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ प्रश्न व्याख्या का है। हाँ। रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के उदय से पहले का बिल्कुल सही चित्र ढूंढ रहे ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के उदय के बाद भारतीय जनता पार्टी में परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई। एक व्यक्ति ही पार्टी का पर्याय हो गया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमेशा से ऐसा ही नहीं, रहा है। हमेशा से वो नहीं ये रहा, कह वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे, वो नहीं। कह रहे हैं कि पार्टी महत्वपूर्ण थी, पार्टी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं महत्वपूर्ण व्यक्ति था, महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं। अलोकप्रिय और अनजान होते हुए भी लालकृष्ण आडवाणी को नेता स्वीकारा गया, जबकि माना जाता था विजय राजे सिंधिया को और अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अब क्या बदला? नहीं, अब बदल ये गया है कि अब मोदी जी ही मोदी जी हो गए हैं। अब पार्टी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोदी जी से ये कहता नहीं, है लेकिन कि इसीलिए पार्टी और संघ ऑर्गेनाइजर में लेख भी आया ना। ये बात पूरी कर लें, फिर आप आइएगा प्लीज। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी जी से कहता है कि पार्टी और संघ के बीच में अच्छा समन्वय होना चाहिए, तो मोदी सरकार और संघ के बीच में अच्छा समन्वय होना चाहिए, तो मोदी जी कहते हैं कि सरकार और संघ के बीच में समन्वय नहीं होगा, आपको समन्वय करना हो तो पार्टी के साथ कर लीजिए। आज स्थिति यह है कि एक जमाने में गोलवलकर ने जनसंघ के बारे में कहा था कि जनसंघ गज्जर की पुंगी है, जब तक बजेगी तब तक बजाऊंगा, उसके बाद खा जाऊंगा जब बजना बंद हो जाएगी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को भंग नहीं कर सकता है, एक जमाने में जनसंघ को भंग कर सकता था। परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। जो मोदी और शाह की भाजपा है वो भाजपा नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने की भाजपा थी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ पकड़कर चला रही है, उसका हाथ पकड़कर नहीं चल रही है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजर में जिस तरीके से लेख छपता है उसमें कहा जाता है कि साहब जीत के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या हिंदुत्व पर निर्भर करना ये सही नहीं है, और बावजूद इसके जो अगले विधानसभा चुनाव आते हैं सामने उसमें कोई चेहरा आगे नहीं किया जाता। सामूहिक नेतृत्व की बात करके अब चेहरा तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आ गया। देखिए, ऑर्गेनाइजर में जो लिखा है, जो बात रामकृपाल जी ने कही और जो अभय जी कह रहे हैं, दोनों को मिला देता हूँ। हाँ। ऑर्गेनाइजर दरअसल क्या है, संघ का मुखपत्र है। वो छटपटाहट है कि जो पार्टी और संगठन की प्रमुखता थी व्यक्ति पर, वो खत्म हो गई है और संघ उसको दोबारा स्थापित करना चाहता है कि व्यक्ति, जिसकी बात अभय जी कह रहे हैं कि मोदी केंद्रित बीजेपी हो गई है, उस मोदी के केंद्रीकरण से पार्टी को निकालना चाहता है संघ, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा, इसलिए इस तरह का लेख उसमें आता है। मोदी जी ने ये उसकी छटपटाहट का प्रतीक है। लेकिन मैं एक चीज कहूँ, भारतीय राजनीति में व्यक्ति का बहुत महत्व है। बिल्कुल। संगठन जनसंघ का अपने जमाने से बहुत मजबूत था, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में नेता आया तब पार्टी सत्ता के करीब पहुंची। जब 10 साल पार्टी सत्ता से बाहर रही, जब नरेंद्र मोदी नेता के रूप में विकसित हुए तब पार्टी सत्ता में आई। कांग्रेस में भी नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक व्यक्ति केंद्रित पार्टी रही, और उसके बाद जब आज दिक्कत यही है कि कोई नेता उस तरह से नहीं उभर आया। ज्योति बसु जब तक रहे तब तक सीपीएम का संगठन सब चलता रहा, और जैसे ही ज्योति बसु हटे भरभरा कर सारा संगठन चला गया, पार्टी चली गई। तो हमारे यहाँ अवतार पूजा का देश है, को राजनीति से अलग रखना चाहिए। देखो, मोदी जी ने अपनी पार्टी के सांसदों की बैठक में बहुत स्पष्ट कहा था कि अब आपको मोदी और मंदिर पे सिर्फ निर्भर नहीं रहना है। मतलब मोदी और मंदिर आपको हर बार चुनाव नहीं जितवाएगा, आपको अपने फील्ड में भी काम करना है और संगठन के साथ मिलकर चलना है। तो मोदी जी भी इस बात को जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक सिर्फ उनके नाम पर या मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता सकता। लेकिन जब विनोद जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। 2014 के बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत की अगर सरकार बना रही है तो मोदी के कारण बना रही है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो मोदी के कारण नाम पे बना रही है। तो संघ भी इस बात को जानता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा उन्हें जो मिला है वो न भूतो न भविष्यति है। इतने लंबे समय में अटल जी के कारण भी गठबंधन की सरकार आपने चलाई और आपके सारे विवादास्पद मुद्दे जो थे आपको दरी के नीचे रखना पड़े। आज आर्टिकल 370 मोदी जी ने खत्म किया, कोर्ट से निर्णय हुआ, लेकिन राम मंदिर बनने जा रहा है, बाकी निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी ले ही रहे। तो मतलब ये तो संदेश साफ है ना कि अगर पार्टी इन राज्यों में जीतती है तो जिस तरीके से सामूहिक नेतृत्व पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये तय माना जाए कि वो सीएम फेस जो अभी तक माने जाते थे उनकी तो लॉटरी नहीं लगने वाली है। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के कांदिवली इलाके में भीषण आग लग गई है। रिहायशी इमारत है और इस इमारत का नाम वीणा टावर बताया जा रहा है। तो कांदिवली इलाके में ये रिहायशी इमारत नाम वीणा टावर, इसमें आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। बिल्डिंग से आग की भयावह लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये कांदिवली में वीणा टावर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और देख सकते हैं आप कितनी भीषण ये आग है। लपटें देखिए जरा किस तरीके से इमारत से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं, और साथ ही वो काला घना धुआं उठता हुआ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, अपडेट क्या है इस वक्त का? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची मौके पर, आग पर काबू पा लिया गया अभी या नहीं? जी देखिए, ये आग जो है ये पावन धाम करके बिल्डिंग है, वीणा संकुल बिल्डिंग नाम है, महावीर नगर इलाके में कांदिवली के, और 8 मंजिला बिल्डिंग है। इस 8 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच
जो इलेक्ट्रिक की सर्किट थी वहीं पर आग की शुरुआत हुई और 12:30 बजे से आग लगी हुई है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की लपटें हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ऐसे पर लोगों को बिल्डिंग से तुरंत निकालना, सुरक्षित जगह पहुंचाना, ये भी प्राथमिकता थी। अग्निशमन विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और प्राथमिकता है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी। इस बीच जो एक अपडेट हमें मिल रही है कि 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये क्या मामूली रूप से जख्मी है या गंभीर चोटें आई हैं, इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। आग पर अभी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अग्निशमन विभाग के 9 से 12 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद है। जी। ये मुंबई के कांदिवली उपनगर में। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। आगे आपसे अपडेट लेंगे। और चुनौती ये भी क्योंकि रिहायशी इलाका है तो आग और बिल्डिंगों को अपनी गिरफ्त में ना ले ले, इसी वजह से जल्द इस आग पर काबू पाने में जुटी हुई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। और अब बात कर लेते हैं टिकट वितरण की, जिसको लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी बवाल और हर पार्टी में दिख रहा है ये सियासी बवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टिकट वितरण के बीच बीजेपी को झटका लगा है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का इस्तीफा हो गया है। टिकट कटने से नाराज थे रुस्तम सिंह। 2018 में चुनाव हार गए थे रुस्तम सिंह और इस बार जिस तरीके से उनको टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिला, इसी से नाराज रुस्तम सिंह और अब उनका इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं सियासत के आंसू बहाए जा रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर दल में ये राजनीतिक बवाल दिख रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां टिकट कटने पर बीजेपी के विधायक फूट फूट कर रो रहे हैं। देखिए जरा, रघुनाथ मालवीय इनका नाम है। आष्टा विधानसभा से ये विधायक हैं। मालवीय ने कहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। धमकी भी दे रहे हैं पार्टी को। मोबाइल अगर मेरे पास होता है तो मैं हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी धरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। क्योंकि उसको लेकर आज जो पार्टी का निर्णय हमें तो मान्य है, पार्टी क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। तो तस्वीर ये उभर रही है कि टिकट कट रहा है, नेता बागी हो रहे हैं और ऐसे में पार्टी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो समीर जी, ये समस्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बराबर की आपको लग रही है, किसी को ज्यादा नुकसान होता हुआ देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी में ज्यादा समस्या बड़ी लग रही है मुझे। मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा विरोध आ रहा है। आप देखिए नंद कुमार चौहान जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे, उनका बेटे को टिकट नहीं मिला था। कल उस रात को उसने बोल दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा अर्चना चिटनिस के खिलाफ बुरहानपुर से। कई ऐसे विधायक हैं, जैसे अभी आपने रुस्तम सिंह का बताया था, ये रहे थे, ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे, आईपीएस रहे, ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब पार्टी के अंदर आप ऐसे लोगों को टिकट दे दोगे जो 2 घंटे पहले पार्टी में आ रहे हैं, उसके बाद आप टिकट दे रहे हो। जैसे श्रीनिवास तिवारी जो बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, विधानसभा के नेता थे, उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी को 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है, सिद्धार्थ चौधरी को, और आप उनको टिकट दे देते हो। बसपा में जो था साल भर 2 दिन पहले पार्टी में आते आप उनको टिकट दे देते हो। तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि अगर दूसरे दलों के आते ही आप उनको टिकट दे दोगे तो जो साल भर या 5 साल से क्षेत्र में काम कर रहा है उसका राजनीतिक भविष्य क्या है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, एक सवाल था, ये 2 सीटों का क्या पेच है, वो विदिशा और गुना वाला, जहां पर अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया? गुना का एक प्रॉब्लम है। गुना से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है जाटव, जब ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश से लड़ रहे थे तो उस समय इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। हालांकि बाद में इसने बताया कि समझ नहीं पाया और गलती से हो गया था, पार्टी ने भी इन्हें उस समय माफ कर दिया था। लेकिन सिंधिया अड़े हुए कि इसको टिकट नहीं देना। साहब माफी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, सिंधिया साहब माफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका टिकट नहीं हो पा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उनको टिकट देना चाहते हैं जाटव को, और इसलिए वो सीट फंसी हुई है। दूसरी सीट विदिशा की फंसी हुई सीट है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है विदिशा से, विधायक है। वहां से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर
तीनों के उम्मीदवार दावेदार है वहाँ से, और ये तय है कि अगर विदिशा से अगर जो अभी विधायक है उसको टिकट दिया गया तो कम से कम 4 बड़े नेता वहाँ से चुनाव लड़ तो लेंगे। मतलब ये वो कैंपों के वर्चस्व वाली लड़ाई है, इस बिल्कुल। वजह से ये 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए टिकट को लेकर खेमे में हलचल है और सबके खेमे में हलचल है। बीजेपी के भीतर कुछ घटनाएं जो हुई हैं वो आपको बता देते हैं। जबलपुर में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से धक्का मुक्की तक हो गई जबलपुर में, और विरोध इस बात का था कि ग्वालियर से माया सिंह को टिकट क्यों दिया गया। कार्यकर्ता भोपाल से लेकर सतना तक पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। धार में पूर्व मंत्री रंजना बघेल को लेकर बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बगावती तेवर है रामकृपाल जी, ये मुश्किल बढ़ाएंगे पार्टियों की? देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन जैसा मैं एक चीज़ देखता हूँ, जैसा आपने खुद कहा कि ये एक रिचुअल की तरह है कि जब भी टिकट बंटता है तो हर साल, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, ये रूठने मनाने और आने और जाने का ये चक्र रहता है। ठीक है। अमूमन ये देखा जाता है कि जिस पार्टी में टिकट न मिलने से ज़्यादा नाराज़गी होती है, इसका मतलब कई बार अनुमान लगाया जाता है कि उस पार्टी में जीत की या सत्ता में संभावना ज्यादा है, ज्यादा इसलिए जो कार्यकर्ता हैं वो तो उम्मीद ये की ज्यादा कई बार उम्मीद ये कर भी रहे थे एक टिकट पैमाना की। होता है। ठीक है। हालांकि मैं मानता हूं, जैसे देखिए दो नहीं, गाड़ी, आपने जो बात कही ना, फिर तो मतलब अभय जी ये बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में जो अभी समीर साहब भी कह रहे थे, वहां पर जीत की ज्यादा संभावना नजर आ रही है, इसी वजह से ज्यादा नाराजगी। नहीं, हमारा सर्वेक्षण तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से 1 कदम पीछे है। हमारा सर्वेक्षण ये कहता है। खैर इसको छोड़ दीजिए बात। मैं ये कह रहा हूँ कि टिकट जो पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो टिकट देना एक कला नहीं है, कला टिकट काटना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप टिकट को कैसे काटें जिससे पार्टी का न्यूनतम नुकसान हो। नुकसान कम से कम। अच्छा, क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व पर जब जोर दिया जाता है तो उसका एक लाभ होता है पार्टी आला कमान को। वो लाभ ये होता है कि स्थानीय स्तर के असंतोष जो होते हैं वो वहीं संसाधित हो जाते हैं, वहीं उखाड़ पछाड़ हो जाती है। मसलन कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस की बागडोर है पूरी की पूरी। अभी देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के चक्कर में एक असंतोष पैदा हुआ। वो कमलनाथ के पास दौड़ के गए, कमलनाथ ने मजाक करते हुए कहा कि जाओ भाई उनके कपड़े फाड़ो, हमारा नाम मत लेना। बाद में दोनों में हंसी मजाक भी हो गया, तो पूरी बात वहीं की वहीं जाके और आला कमान के पास प्रोसेस हो गई। पोजीशन होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं पैसिफाई कर सके। जल्दी से सर जी। देखिए विरोध तो हर चुनाव में होता है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है कि पार्टी को कमेटी बनाना पड़ी 12 लोगों की। राजस्थान के अंदर बनाई है, मध्य प्रदेश में बनाई है बीजेपी ने अंदर। बड़े नेता कार्यालय नहीं जा पा रहे, मोबाइल बंद करके बैठे हैं, फोन पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं रहा, हर बार विरोध होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर 2 दिन होकर पड़ जाता है। इस बार का जो पार्टी के अंदर विरोध राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा है वो पार्टी के लिए बहुत गंभीर और एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उन्हें समझना चाहिए कि स्थानीय लेवल पे आपके जो नेता है या संगठन के लोग हैं उन्हें भरोसे में लेना पड़ेगा टिकट देते समय आपको, वरना चुनाव के समय आपको इन परेशानी से 2-4 होना पड़ेगा। ठीक है जी। ये विरोध जो है ये नामांकन वापसी तक आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। नामांकन वापसी के बाद कुछ तो अपने आप बैठ जाएंगे घर, और कुछ जिनको पार्टी छोड़नी होगी छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भीतरघात शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ के पास फोन भी आएंगे, लेकिन प्रभाव वही डाल पाएंगे जिनका जमीनी आधार है। बाकी तो बहुत सारे 15 लोग 20 लोग टिकट मांगते हैं, कट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 200 आदमी लेकर 300 आदमी लेकर खड़े हो गए, लेकिन जिनका आधार है क्षेत्र में वो अगर नाराज है उससे असर पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली वो दबाव की एक तरीके से राजनीति की जा रही है पार्टी के भीतर ही। इस बीच देखिए बगावत की जैसी जैसी तस्वीर बीजेपी से सामने निकल कर आ रही है ना, फर्क नहीं है तस्वीर जो कांग्रेस से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी उसी तरीके की नाराजगी दिख रही है। भोपाल में कमलनाथ दिग्विजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। धार में कुलदीप सिंह बुंदेला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देवास में कांग्रेस नेता दीपक जोशी का भी विरोध किया जा रहा है। तो समीर साहब, हालात तो कांग्रेस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी उसी तरीके की मुश्किलों से 2-4 हो रही है। बिल्कुल, जिस स्थिति में भाजपा वैसे ही कांग्रेस है। कांग्रेस में तो हमेशा विरोध होता है, क्योंकि कांग्रेस कहता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी प्रदेश में आप देखोगे 2 या 4 नेताओं के हाथ में रहता है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा था। कमलनाथ केंद्र की राजनीति करते थे। 2019 में 2018 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। तो अब दिग्विजय सिंह का जो एक छत्र राज्य था उसे कमलनाथ ने चुनौती दी है, और कमलनाथ भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली सुरेश पचौरी का गुट है, कमलनाथ का गुट है, दिग्विजय सिंह का गुट है, अर्जुन सिंह के बेटे राहुल भैया का एक गुट है। तो ये आपस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर पॉलिटिक्स है। गोविंद सिंह का गुट है जो विपक्ष के नेता है, लाहौर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 8 बार के विधायक है वो। उन्होंने भी अपने घर के 3 लोगों को टिकट दिलवा दिया, उनके भांजे को टिकट मिल गया, उनके समधन को मिल गया टिकट।
तो पार्टी के अंदर तो अपने अपने टिकट बांट लो, अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने दिग्विजय कार्यकर्ताओं सिंह को के दे भाई दो। को मिल गया, बेटे को मिल गया। कांग्रेस के अंदर ये हमेशा चलता है। अब कांग्रेस में जो भतीजे को कपड़े मिल गया। फाड़ने वाली बात जो कमलनाथ ने की थी वो इसलिए की थी कि दिग्विजय सिंह लगातार जो प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहे थे और इस चुनाव में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप है। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कमलनाथ दिल्ली जाए और उनके बेटे के लिए मध्य प्रदेश को छोड़ दे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये परिवार की लड़ाई भी है, कमलनाथ अपने बेटे को भी सेट करना लेकिन चाहते अगर हैं। मैं दोबारा से बीजेपी की तरफ आती हूँ और बीजेपी में जो ये कहा जा रहा है कि साहब टिकट को लेकर इतना हंगामा, जबकि बीजेपी के अंदर तो कोई कैंपों को लेकर लड़ाई है ही नहीं। बीजेपी में तो जो फैसला है वो सब आला कमान की तरफ से लिया जा रहा इसीलिए है, किसी एक गुट की तो चल नहीं रही है वहां पर अभी। पहले है क्या कि जब आला कमान ही सारे अधिकार अपने पास रख लेता है, हाँ। तब वो लड़ाई और भी ज्यादा शीशा लेदर के रूप में सामने आती है। किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रह जाता है, क्योंकि आला कमान तो एक अदृश्य शक्ति है। आप उससे तो लड़ नहीं सकते आला कमान से। आला कमान वहां बैठे बैठे आपकी राजनीति, आपका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता है। तो लेकिन वो लड़ाई कभी बंद नहीं होती। लोग 5 साल इंतजार करते हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम टिकटार्थी होंगे, हमारी दावेदारी होगी। जब लगता है कि उनकी दावेदारी उनसे छीन ली गई है तो पार्टी निष्ठा, विचारधारा के प्रति निष्ठा, ये सब तुरंत खत्म हो जाती है। और सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि भाई हमने 5 साल इंतजार किया, आज हमारा इंतजार सिफर हो गया। ठीक है, और ये जो विधायकों के टिकट कट रहे हैं, बदले जा रहे हैं, ये फायदे वाली रणनीति हो सकती है? विधायकों के टिकट तो इसलिए काटे जाते हैं कि आमतौर पर कई विधायकों के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, कार्यकर्ता नाराज होते हैं उनके तौर तरीकों से, और खासकर जब सरकार रहती है, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो भाजपा की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान में विधायक कांग्रेस मंत्रियों के साथ होती काट रही है, लेकिन बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सारे मंत्रियों को टिकट दे दिया, सिर्फ 3 मंत्रियों को नहीं मिला, जिसमें से यशोधरा राजे ने खुद ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसके अलावा जो ये अपने थे बिसेन, उन्होंने अपने बेटे को टिकट मिल दिया, मौसम बिसेन को टिकट दे दिया उसकी बेटी को, तो वो हो गए। बस एक ओपीएस भदौरिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उनका टिकट कटा, बाकी पूरी कैबिनेट को टिकट दे दिया। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सियासी आर-पार लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक बयान सामने आया है। ईडी रेड का मतलब कांग्रेस चुनाव जीत रही है, यह कहना है अशोक गहलोत का। गहलोत ने कहा है कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, ईडी से कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ है। रामकृपाल जी, ये सियासी आर-पार जारी रहेगा केंद्रीय एजेंसियों पर? देखिए ये सब तो चलता रहेगा, और ये कहेंगे कि ईडी जो है बीजेपी के इशारे पर कर रही है, और जिस तरह से बीजेपी वो सारा चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, और इलेक्शन में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जो है इस पे वो पहले से डिसाइडेड रहती है, इन चीज़ों का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और जो भी राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति है या बीजेपी की है, ये फोरकास्ट करना तो गहलोत ने भी देखिए वहाँ काम तो अच्छे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि जिस तरह से 2013 में भी जो गहलोत जी हार गए थे, उसका कारण यह था कि सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी थी, ठीक है, और शिवराज जीत गए थे, बहुत बड़ा था उनका। लेकिन इस बार उस तरह की कोई चीज़ गहलोत को सामना नहीं करना पड़ रहा है। खुद की अपनी 5 साल की जो भी उनका रहा है लेखा जोखा उसके चलते होगा, लेकिन सेंटर के चलते गहलोत जी को कोई नुकसान झेलना पड़े जो 2013 में झेलना पड़ा था, वैसा कुछ है नहीं। समीर जी, देखिए राजस्थान की राजनीति में 200 विधानसभा सीटों में से 119 सीटें जो है वो फ्लोटिंग सीट्स है। ओके, बाकी जो सीटें हैं बची हुई 81 सीटें हैं, वो उसका तय रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जीत रही है, कांग्रेस के गढ़ बने हुए हैं। इस 100 सीटों में ही जीत हार का परिणाम होता है। जो इन 119 सीटों को अपनी तरफ से मैक्सिमम कर लेता है वो चुनाव जीत जाता है। नहीं तो ये 119 सीटें जो आपने 200 कुल विधानसभा बिल्कुल, सीटें बताया, तो ये हर 5 साल में इधर उधर जाती है? बिल्कुल, ये फ्लोटिंग सीट्स है, ये कोई भी जीत सकता है। इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उसके अंदर फिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की 50 सीट जो भारतीय जनता पार्टी जितना ही जीतना है, बाकी की 23 सीटें कांग्रेस की जो जितना ही जीतना, जब भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं रही है 4 चुनाव से। तो ये 119 सीटों पर ही टारगेट लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि इसमें से मैक्सिमम सीटें हमें जीतना है। और यहाँ का वोटर भी बहुत फ्लक्चुएट वोटर है, स्थिति देख के वोट करता है, तो कोई भी जीत सकता है वहां पर। तो ये 119 सीटें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई चली है 5 साल, भले ही ऊपरी लेवल पर दोनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके बीच इतना ज्यादा झगड़ा है दोनों गुटों के अंदर कि वो राजस्थान में नुकसान पहुंचाने वाला है। यही महत्वपूर्ण बात है कि गुर्जर वोट का मैं जिक्र कर दूं इसी बात की जाए। में, गुर्जर वोट लास्ट टाइम सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, गुर्जर थे, मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी।
इस कारण राजस्थान में 11 के 11 गुर्जर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के 9 गुर्जर उम्मीदवार थे, 9 के 9 हार गए थे। इसलिए कि गुर्जर मुख्यमंत्री पहली बार राजस्थान को मिलेगा सचिन पायलट के रूप में। जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने और जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ पिछले 5 साल में, इसीलिए वो ढूंढा रीजन जहां पर पिछली बार बहुत बढ़िया किया था कांग्रेस पार्टी ने, इस बार जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें उतना बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।